हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो कि अपने आप में बहुत ही वास्ट यूनिट है और बहुत से घुमा करके क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, विच आर रेलिवेंट फॉर मई 2021 मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphd.in in which we used to upload daily quizzes. आज भी हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर एक क्विज डाला है, उसको फटाफट आप इस वीडियो के बाद दीजिएगा और आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं। करेक्ट आंसर भी आपको जो है क्वेश्चन के नीचे ही दिखने लग जाएंगे, तो ज़रूर जो है क्विज दीजिएगा आप हमें फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वेबसाइट की लिंक, फेसबुक की लिंक और टेलीग्राम की लिंक, तीनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रिवर with high BOD. BOD means biochemical oxygen demand. Value is highly polluted, highly clean, highly productive या none of these. मतलब एक ऐसी रिवर जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो रिवर कैसी होगी? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी, बहुत ज़्यादा क्लीन होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, नन ऑफ दीज। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ रही है। इट्स हाईली पॉल्यूटेड। एल्गी वगैरह फॉर्म हो जाते हैं ना, हम देखते हैं कई बार पानी में, हम कई बार देखते हैं कि नहर में या रिवर्स में एल्गी, जिसे काई कहते हैं हिंदी में, वो जम जाती है। तो क्या होता है, वो भी एक कह सकते हो इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट स्पेसीज। तो वो क्या करती है, जितनी भी पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो खींच लेती है। और जो वाटर बॉडीज़ हैं, फिशेज़ हैं या बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी और ये अनवांटेड वीड्स और प्लांट्स जब पैदा हो जाएंगे तो सारी की सारी ऑक्सीजन वो खींच लेते हैं। जब ऑक्सीजन खींच लेंगे तो बट नेचुरली वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर रिवर को क्या बोलेंगे? हाईली पॉल्यूटेड। जो ये आप भी खुद देखो, ऐसा कोई पानी है जहाँ पे काई जमी है या अननेसेसरी वीड्स वगैरह हो गया, तो हम उसको पॉल्यूटेड ही कहते हैं, है ना। वो ख़राब पानी होता है। तो वहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इट इज़ हाईली पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मीन एजेंडा 21? एजेंडा 21 से आप किस चीज़ को समझते हो? ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आ चुका है। अभी अगर आपने स्कॉलरशिप वाला मॉक टेस्ट दिया होगा तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21? It's an agreement between 20 developing countries of the world on climate change. It's a free trade agreement between 7 developed countries of the world. Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regards to सस्टेनेबल डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज। आई होप आप लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे। चैट में आंसर दीजिए, जिससे पता चले कि आपको कितना आता है। बट नेचुरल है, एजेंडा 21 इज टोटली रिलेटेड विद sustainable development. So it is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regards to sustainable development. ठीक है, तो ये एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्रली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान होता है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसमें से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? एजेंडा 21 की अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एजेंडा 21 इट इज़ बेसिकली ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था इन द ईयर 1992। तो अर्थ समिट का ही एक प्रोडक्ट है एजेंडा 21 एंड इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में इन द ईयर 1992।
अभी फ़िलहाल आप इसका आंसर दीजिए। कान्हा, कान्हा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एज अ नेशनल पार्क लिस्टेड नहीं है। अब कौन कौन से लिस्टेड हैं, तो आपके सामने मैं पूरी लिस्ट लेके आ गया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, है ना, अवेयरनेस रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें आप देख सकते हो आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क था पीछे, और क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एज अ नेशनल पार्क लिस्टेड हैं। बाकी आप देख सकते हो कि रीड जरूर कर लीजिएगा, धीरे धीरे स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सिकरी, एलिफेंटा केव्स, इसको आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए। एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में कभी आता है तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पटकल, सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी था, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, बुद्धिस्ट मोमेंट्स ऑफ सांची, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, सब पढ़ सकते हो आप। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जंतर मंतर जयपुर, वेस्टर्न घाट्स, इसमें आपको कान्हा कहीं नहीं दिख रहा होगा। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव एट पठान गुजरात, क्वींस स्टेपवेल, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एज अ नेशनल पार्क लिस्टेड हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेटलैंड से ही आंसर आ जाना चाहिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खैर, वेटलैंड्स आर वेरी रिच एंड डाइवर्स इकोसिस्टम्स ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू मॉडरेट और हाई थ्रेट, which convention signed in Iran protects this specific ecosystem that is wetlands on a global basis। कौन सा ऐसा कन्वेंशन लेके आया था ईरान के द्वारा जो कि वेटलैंड्स को बचाता है, वेटलैंड्स की प्रिजर्वेशन की या प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन पढ़ लेते हैं एक बार। रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज waterfowl habitat is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. It is also known as Convention on Wetlands. It is named after the city of Ramsar in Iran, where the convention was signed in 1971. अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, तुमने रमसार की बात की, मुझे बताइए बेसिल कन्वेंशन जो है ये किससे रिलेटेड था? चैट में आई होप आप आंसर दे रहे होगे और मैं देख भी रहा होता हूँ जब प्रीमियर हो रहा होता। बेसिल कन्वेंशन, दिस कन्वेंशन इज बेसिकली टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशंस, है ना। जो हजार्डियस वेस्ट जो उनका जो मूवमेंट हो रहा होता है उसको रिड्यूस करने की बात करता है बेसिल कन्वेंशन। तो ये बीच बीच में हमको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, तो हमें पता होनी चाहिए ये भी। व्हाट अबाउट वियना कन्वेंशन? वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? वियना कन्वेंशन जो है ये बेसिकली, अगर मैं बात करूँ इसे डिप्लोमेटिक Vienna Convention of Diplomatic Relation of 1961 is an international treaty that defines a framework for diplomatic relation between independent countries, है ना। जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के, उसके बारे में वियना कन्वेंशन बात करता है। ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, है ना, इट इज़ बिटवीन द वेरियस यू कैन से इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करता है। ये आप समझ जाइए, तो कई बार ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये आया था इंडिया 1961। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइस पॉल्यूशन?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज पोल्यूशन? डायरिया, हाइपरटेंशन, डेफनेस या इरिटेशन? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वियना कन्वेंशन जो है इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वियना कन्वेंशन अगर मैं बात करूँ तो एक 1961 में आया था, 1961 में, और दूसरा आया था 1985 में, है ना। अगर मैं 1961 की बात करूँ तो ये बात कर रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और 1985 की अगर मैं बात करूँ तो ये बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वियना कन्वेंशन, राइट। तो वियना कन्वेंशन 1985 वाला जो है, जो कि साइन किया गया था 1985 में, इट इज़ बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, एंड वेयर एज if we are talking about Vienna Convention 1961, तो वो बात करता है बिटवीन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो ये एक चीज़ मुझे जो है अभी स्ट्राइक की दिमाग में, तो मैंने आपको बता दिया 61 एंड यू कैन से 1985। तो वियना कन्वेंशन अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहा है इंडिया 1961, तो ये बात कर रहा है बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, और अगर 1985 वाली जो साइन किया है कन्वेंशन उसकी बात की जा रही है तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात हो रही है। अब आगे आ जाते हैं, इसकी हम सॉल्यूशन बता देते हैं। डायरिया नॉइस पॉल्यूशन से नहीं होता। हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। डेफनेस मतलब है ना, सुनाई नहीं देता बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ आ रही होती है। इरिटेशन भी होने लग रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है तो। नेक्स्ट, फैथोमीटर इज़ यूज टू मेजर फैथोमीटर किस चीज़ के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए? इट इज़ ओशियन डेप्थ। ठीक है, ओशियन की डेप्थ को अगर आपको मेजर करना होता तो फैथोमीटर का यूज़ करते हो। अर्थ को के लिए क्या यूज़ करते हो? चैट में बताइए। अर्थक्वेक्स के लिए सेस्मोग्राफ, राइट, सेस्मोग्राफ। बट अबाउट रेनफॉल्स, रेनफॉल्स के लिए रेन गॉज पता होना चाहिए आपको। साउंड इंटेंसिटी के लिए साउंड लेवल मीटर या ऑडियो मीटर, ये वर्ड जो है यूज़ होते हैं साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो नोन एज UNFCCC, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये किस, इसका दूसरा नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इसका आंसर है अर्थ समिट। और अर्थ समिट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसी का प्रोडक्ट था एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है? क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, राइट। वियना कन्वेंशन अभी बात की दो, है ना, मैंने जानबूझ करके आपको दो बताए। कई बार क्या होता है कि वो जानबूझ करके ऐसा 1961 और 1985 का कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने वियना कन्वेंशन को सिर्फ ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए बात की थी, पर अगर बात की जा रही है वियना कन्वेंशन की और उसमें लिखा हुआ है ईयर 1961, तो वहाँ बात हो रही है डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इफ़ टॉकिंग ऑन 1985 तो बात हो रही है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस लिए होता है? ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए ही होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था UNFCCC is an international environmental treaty addressing climate change negotiated and signed by 154 states in the United Nations Conference on Environment and Development। ये भी पता होना चाहिए आपको कहाँ पे साइन हुआ था। UNCED, informally known as Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3rd to 14th June 1992. It is established as secretarial headquarters in Bonn and entered into force on 21st March 1994। कुछ ही दिन पहले इसकी एनिवर्सरी भी थी। 154
स्टेट्स, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय, बहुत ईजी क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स कब अचीव करने हैं? 25, 30, 40 या 50? टू 2030 है ना, 2030 को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स होते हैं वो हमें अचीव करने। कितने होते हैं, कितने टारगेट्स हैं? आंसर इन चैट। हाउ मेनी गोल्स आर देयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इट्स 17. Next, name the protocol which legally binds developed country parties to emission reduction targets initiated in 1985 and the first commitment period of the protocol had started in 2008 and ended in 2012. किस प्रोटोकॉल की बात हो रही है जो कि लीगली बाइंड करता है टू रिड्यूस एमिशन, जो कि इनिशिएट किया गया था 1985 में, और फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द प्रोटोकॉल हैड स्टार्टेड इन 2008 एंड एंड हुआ 2012 को। हॉक प्रोटोकॉल, क्योटो, न्यूयॉर्क या मॉन्ट्रियल? इसकी मैंने अभी जिक्र किया है, खैर इट्स क्योटो प्रोटोकॉल है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है जो कि रिडक्शन ऐसे टारगेट्स फिक्स करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस एमिशन, और ये स्टार्ट हुआ था 1985 में, जिन्होंने फर्स्ट इसका टारगेट रखा था 2008 में और एंड हो गया था 2012। अब पढ़ लेते हैं और प्रोटोकॉल जो इसमें लिखे हुए थे ऑप्शंस पे। फर्स्ट इज हॉक प्रोटोकॉल, ऑफिशियली द प्रोटोकॉल टू अमेंड द कन्वेंशन फॉर, पता होना चाहिए आपको, कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। किसकी बात कर रही है? इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। ऐसे ही मैथ दी फॉलोइंग में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको इतना बस याद रखना है कि दिस कन्वेंशन इज बेसिकली फॉर मेकिंग द यूनिफॉर्म रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर, और ये साइन हुआ था 28 सितंबर 1955 में इन हॉक। इट सर्व्स टू अमेंड दी वॉरशॉ कन्वेंशन, है ना। वॉरशॉ कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसको अमेंड हो करके जो है हॉक प्रोटोकॉल आया था। इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर के ऊपर ये रूल्स, यूनिफॉर्म रूल्स बनाता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1992 में जो है एक्सटेंड किया गया था UNFCCC के द्वारा, दैट कमिट स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। में बताया ना, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है, और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल ये अडॉप्ट किया गया था क्योटो, जो कि एक जगह है जापान में, 11 दिसंबर 1987 में, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 Feb 2005। There are currently 192 parties. Canada withdrew from the protocol effective December 2012 to the protocol. Canada जो है इसने विड्रॉ कर लिया, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करते हैं, जो रिड्यूस करने की बात करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें अपन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की बात करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है। और साथ ही साथ वियना कन्वेंशन 1985, देखिए ईयर, ये भी बात कर रहा है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ लिया मॉन्ट्रियल, ओजोन लेयर, क्योटो प्रोटोकॉल इज बेसिकली टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और हॉक प्रोटोकॉल जो होता है ये इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर की रूल्स को यूनिफॉर्म करने की बात करता है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी भी नॉलेज इन्हेंस हो। ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोग के लिए, बिकॉज एग्जाम्स पास में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।